नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं। आज का आपका सेशन है वो है आपका फिजिक्स का पूरा क्लास है। तो फिजिक्स साइंस से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल को हम लेकर आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास को। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आज का पहला सवाल है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो आपको बताना है 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 0.2642 लीटर। तो 1 लीटर में कितना गैलन होता है, तो 0.2642 गैलन होता है 1 लीटर में। अब यहाँ से सवाल उल्टा करके पूछा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 59। अगर पूछा जाए कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है, तो 0.2642 होता है। तो इस तरह से आप उल्टा करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आज का अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का अगला सवाल है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह को दिए वेग पर, या फिर सूर्य के उसकी दूरी पर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कक्षा की त्रिज्या पर। बता दें कि उपग्रह के कक्षीय वेग जो निर्भर करता है वो कक्षा की त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह से त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा, उसी तरह से कक्षीय वेग जो होगा वो आगे पीछे होगा। अगला सवाल है, आज का तीसरा सवाल है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 125% बढ़ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। डिटेल वीडियो हमने जब थ्योरी सेक्शन लिया हुआ है तो उसमें हमने डिटेल से पूरा पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि हम जल्दी से सारे प्रश्नों को देखेंगे, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे समय। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। अगला सवाल है आज का, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। और बता दें कि इस तरह के कन्फ्यूजन वाले सवाल अक्सर हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन के कारण से हम सवाल को गलती कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी आधा हो जाएगा। यदि कहता है कि लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। इस तरह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया हुआ है जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, या 1/4 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी आधी होती है। अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्लूटोनियम में। बता दें कि थोरियम का नाभिक जो है वो बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। वहीं आपको याद रखना है कि थोरियम का भंडार अगर पूछा जाए कि आपके भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया। तो ये सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा। जैसे हम जानते हैं कि केरल राज्य जो है वो एक समृद्ध राज्य माना जाता है। अगला सवाल है आज का, ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, या दोनों प्रकार की धारा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी दिष्ट धारा में। ऊर्जा का क्षय जो होता है वो कम होता है कहाँ पे, तो दिष्ट धारा में होता है। अब यहाँ पे आपको एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो ये दोनों के बारे में आप याद रखिएगा।
अगला सवाल है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र से स्थानांतरित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी विकिरण माध्यम से। हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है वो भी विकिरण के माध्यम से ही प्रकाश आता है। तो ये सारे सवाल को आप याद रखिएगा। तो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीन ऐसे पॉइंट हैं, यहाँ से भी आपके सवाल जरूर बनते हैं एग्जाम्स में। तो ये तीनों पॉइंट को आप जरूर क्लियर करके रखें। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश किससे प्रवेश करे। तो कहता है कि सूर्य के प्रकाश में आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, वायु से कांच से वायु में जाए या जल से वायु में जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कांच से वायु में जाए। जब कांच से वायु में जाएगा तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी या चतुर्थ संयोजी होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी चतुर्थ संयोजी होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, ये हम जानते हैं। और सिलिकॉन का जो भी चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, मोबाइल चिप वगैरह बनाया जाता है, वो सभी में सिलिकॉन का यूज होता है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि जर्मेनियम आप जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है। तो पानी के ऊपर जो तेल के परत का जो चमकना वो किसका उदाहरण है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी व्यतिकरण का उदाहरण है। आज का अगला सवाल है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो बता दें कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी बढ़ जाता है। तो द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अब यहाँ से कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे द्रव का जम जाने के बाद उसका आयतन क्या होता है, और भी कई तरह से सवाल पूछा जाता है। जब द्रव पिघलता है तो उसमें या तो जल का पिघलने से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है घटता है, इस तरह से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। बता दें कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसका भार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। यानी कहने का अर्थ है कि भार में परिवर्तन हो जाएगा, जो भी पहले भार था वो चेंज हो जाएगा। वहीं यहाँ पे द्रव्यमान या तो फिर ये सभी के बारे में पूछा जाए तो वो सभी में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। आज का अगला सवाल है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी -273 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं इसे न्यूनतम संभव ताप के रूप में जाना जाता है। न्यूनतम संभव ताप वो ताप होता है जिससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि ये -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो न्यूनतम टेम्परेचर होता है, इससे नीचे नहीं होता। आज का अगला सवाल है मानक दाब होता है। मानक दाब क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी पारे का 70 मिलीमीटर जो होता है वो मानक दाब होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का आयतन न्यूनतम होता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित कौन सा रहेगा। यानी कैसे कि वस्तु की मात्रा अगर बदल दिया जाए तो इनमें से कौन सा एक परिवर्तित नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी घनत्व। कहते हैं कि वस्तु का मात्रा अगर बदल दिया जाए तो आयतन, भार और द्रव्यमान में तो परिवर्तन होगा, लेकिन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण
कितना होता है? तो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपका 0 डिग्री, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के भी सवाल आपसे काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 90 डिग्री। बता दें कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है वो कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। आज का 20वां प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, यानी गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका सूत्र आप याद रखिएगा H2SO4। तो ये सभी महत्वपूर्ण सवाल थे। आज का अंतिम सवाल है और ये आपको कमेंट करके आंसर इसका बताना है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या तो फिर 0 और 1 के बीच? तो ये सभी प्रश्न आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।